नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। मैं प्रसन्ना आज आपके सामने लेकर आई हूँ चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया सीरीज 5th जो चल रही है उसका चैप्टर 9 का पार्ट 4। आइए शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, चैप्टर का नाम है साइबर सिक्योरिटी एंड द रोल ऑफ सोशल मीडिया। और हमने अपने लास्ट वाले पार्ट में असेसमेंट ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 के बारे में अच्छे से पढ़ा था। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के बारे में। तो बात क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं आपको इस सेंटर से। देखिए, ये जो सेंटर है ना, ये इस तरह की कोई चीज है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दैट इज सेंटर जो है, ये एक नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर को सेटअप कर रहा है, जो काम करेगा एक स्पेशल फील्ड में, ये स्पेशलाइज यूनिट के तौर पे अंडर द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, NTRO की। ठीक है। और सेक्शन नंबर 70 पार्ट ए ऑफ द IT एक्ट के तहत ये जो NCIIPC है, दैट इज नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ये जो है अंडर द NTRO दैट इज नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसे डिक्लेयर करा गया है एक नोडल एजेंसी के तौर पे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। किस लिए? ताकि प्रोटेक्शन के लिए, किस चीज के प्रोटेक्शन के लिए? इसके, दैट इज क्रिटिकल जो इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का, उसके प्रोटेक्शन के लिए। अब ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और क्या नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने पिछले सारे पार्ट्स में पूरी डिटेल से बात कर ली है। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NCIIPC हर जगह यूज करेंगे क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, NCIIPC जो है अपने मैंडेट के अंदर फ्रॉम सेक्शन नंबर, इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे, सेक्शन नंबर 70A पार्ट 2 ऑफ IT एक्ट के तहत ये काम क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबल है उन सारे कदम को उठाने के लिए, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह, ताकि प्रोटेक्शन हो सके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसके विजन की बात करें तो ये है कि भाई हमारे यहाँ देश में सेफ, सिक्योर और रेजिलिएंट इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है, इस पर आप रिलाय कर पाओ, अच्छा इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए हमारे देश के। मिशन की इसकी बात करें तो उद्देश्य ये है कि हमें वो सारे जरूरी कदम को उठाना है जिससे हम अपने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकें, बचाव कर सकें उसका किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से या किसी मॉडिफिकेशन, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, इनकैपेसिटेशन या डिस्ट्रक्शन से। कैसे? अग्रीमेंट के माध्यम से, मिलजुल के, कोऑपरेशन के माध्यम से, सिनर्जी के माध्यम से, और इंफॉर्मेशन को रेज करके कि भाई सिक्योरिटी अवेयरनेस, जागरूकता हो सारे ही स्टेक होल्डर्स के बीच में। अब बात तो हमने विजन, मिशन वगैरह की करी, फंक्शंस क्या है इसके थोड़ा समझते हैं। जो फंक्शंस है NCIIPC के, इसके अंदर ये है कि क्रिटिकल सब सेक्टर्स का पता लगाना, इसके बाद इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से स्टडी करना, जो भी इस क्रिटिकल सब सेक्टर्स के अंदर आइडेंटिफाई हुए हैं उन पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन का पता लगाना, इशू जो भी है डेली मंथली साइबर अलर्ट्स या एडवाइजरी का, उसके साथ मैलवेयर की एनालिसिस प्रॉपर करना, इसके साथ साथ ज़ॉम्बीज या मैलवेयर जो IP एड्रेस के माध्यम से फैलते हैं उनका पता लगाना, साइबर फॉरेंसिक्स एक्टिविटीज, इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ताकि स्मार्ट और सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट हो। इसके अलावा CII जो ओनर्स हैं उन्हें फैसिलिटेट करना, अडॉप्ट करने में जो भी जरूरी पॉलिसीज हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं CII के प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा एनुअल CISO कॉन्फ्रेंस क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए, इसके साथ साथ अवेयरनेस और ट्रेनिंग, और आखिरी में 24/7 ऑपरेशन और हेल्प डेस्क। ठीक है, तो देखो NTRO ने यहाँ पे कुछ 17 सब सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करा है शुरुआत में, एंड इसने कुछ और भी अपने काम करे थे अगले और 7 सब सेक्टर्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें नाम आता है पहला एयर ट्रैफिक का दोस्तों, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट का, इसके साथ सिविल एविएशन ट्रांसपोर्टेशन में, इसके अलावा पावर ग्रिड एनर्जी के सेक्टर में, इसके साथ साथ MTNL, उसके अलावा NS
EI, BSNL, रेलवेज और SBI, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह और कम्युनिकेशन वगैरह के अंदर आते हैं और हमने इनको काफ़ी डिटेल में अपने शुरुआती पार्ट्स में डिस्कस भी करा है। दोस्तों, हर एक ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री जो कि क्रिटिकल सेक्टर के अंदर है वो नॉमिनेट करेगी, है ना, शुड नॉमिनेट अ नोडल ऑफिसर, ये अपने यहाँ एक नोडल ऑफिसर दैट इज CISO को रखेंगी जो इंटरेक्शन करेगा इस NCIIPC के साथ में। CISO जो है ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे इस NCIIPC के। ठीक है, अब बात आती है कि रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस CISO की। CISO का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की। आइए दिखाते हैं। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, यही तक लिमिटेड है, बहुत सारी और भी है। लेकिन फिलहाल अगर मोटे मोटे तौर पे आपको समझाऊं तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कल्चर को बिल्ड करना, असेस करना सीनियर मैनेजमेंट को ताकि वो प्रॉपर डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस कर सकें इस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसके अलावा अच्छे से डेवलपमेंट करना, कम्यूट करना, इधर से उधर प्रॉपर इंफॉर्मेशन को जो है पहुंचाना, एक अच्छा रिश्ता बरकरार रखना, ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का, स्टैंडर्ड्स का और गाइडलाइंस के हिसाब से चलना। इसके अलावा रेगुलेटरी और स्टैंडर्ड कंप्लायंस होना चाहिए, एक सिक्योरिटी अवेयरनेस को पैदा करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना और टाइम टू टाइम इंटरनल ऑडिट भी कराना ताकि देख सके कि भाई ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, उसी के स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके अलावा रिस्क का मैनेजमेंट, इंसिडेंट्स मैनेजमेंट, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट को यहाँ असेस करना ताकि वो प्रोडक्ट्स को एक्वायर कर सकें, टूल्स को कर सकें, सर्विसेज को कर सकें जो भी इंफॉर्मेशन या रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेट होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं और आपको बताना चाहूंगी मैं सबसे पहले साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान के बारे में। ठीक है, बाकी चीजें तो हम पढ़ते रहेंगे, अभी तो काफी कुछ इसके अंदर और भी है ना, लीगल फ्रेमवर्क वगैरह तो बैक करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा आपको समझाते हैं एक चीज के बारे में जो ये नया शायद नई किताब में है, ये मतलब नए वाले इसमें साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान क्या है। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म देख लें, CCMP बोलेंगे इसको। ये प्लान डिस्कस करता है तरीके, मतलब जो टाइप्स हैं आपके साइबर इंसिडेंट्स के, पॉलिसीज के, एक्शंस के और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। प्रॉपर इसको क्या करेगा, डिस्कस करेगा ताकि एक साथ मिलके कोऑर्डिनेट मैनर में अप्रोच हो, ताकि हम एक फटाफट से रैपिडली आइडेंटिफाई कर सके, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके और फटाक से रिस्पॉन्स कर सके, समझ रहे हैं, और किसी तरह से एकदम रेडी हो ताकि हम ऐसी कोई भी दिक्कत आए, है ना, साइबर रिलेटेड ऐसी मैलिशियस चीज़ों की, तो हम तुरंत उसको जो है रोक सकें या तो फिर इम्पैक्ट करने से हमारे क्रिटिकल बिजनेस फंक्शंस पे, प्रोसेस पे, सरकार के, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के। ये प्लान क्या करता है, ये जो प्लान है ये प्रॉपर क्राइसिस को देखते हुए है ना, कि जो भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, इंसिडेंट्स, अगर साइबर सिक्योरिटी किसी भी तरीके से ब्रीच होती है तो इससे क्या दिक्कतें आती हैं, उनको देखते हुए, समझते हुए है एक ब्रॉड बेस अप्रोच है कि हम ऐसी क्राइसिस से कैसे डील करेंगे। इसका अप्रोच, इसका मेथड जो है साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान का है, ये साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान से ही डिराइव्ड हुआ है ताकि साइबर अटैक्स को हम काउंटर कर सकें और साइबर टेररिज्म को प्रॉपर काउंटर कर सकें बाय द CERT, सर्ट इन। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज MITI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो फील्ड है साइबर सिक्योरिटी की, ये है टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, आपको मालूम है टेक्नोलॉजी है तो साइबर सिक्योरिटी है, तो उसी से ही जो है रेटेड ज़्यादा है। और नए नए कुछ रिस्क फैक्टर्स, वल्नरेबिलिटीज निकल के आती हैं विद प्रोग्रेस इन द टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, आपको मालूम है नई नई टेक्नोलॉजी आई नहीं तो उसके साथ साथ नई नई दिक्कतें भी आती हैं, है ना। तो ऐसे टाइप में एक प्लान ऐसा हो कि साइबर सिक्योरिटी ऐसे इंसिडेंट्स को तुरंत रिस्पॉन्स करे, जरूरत है इस चीज़ की, और रेगुलर बेसिस पे ये प्रॉपर अपडेट होता रहे, है ना, खासकर साल में एक बार तो हो, क्योंकि इतनी तेजी में टेक्नोलॉजी चेंज होती है, फिर भी जल्दी जल्दी तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन साल में एक बार तो तुरंत चेंज हो जाना चाहिए। अब देखिए, ये जो साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है, इसका एम ये है कि हम साइबर अटैक्स को रोक सकें, साइबर टेररिज्म को रोक सकें, जिसमें प्रॉपर आउटलाइन करता है फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के, ताकि वो डील कर सके साइबर रिलेटेड इंसिडेंट से। ये जो साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है उसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे कि पता लगाना सारे ही ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का, ठीक है ना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड या किसी दूसरे स्टेट के तहत आती हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री सारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन असेट्स की, इसके साथ रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करना, बिजनेस बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, इसके साथ
कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए आईटी सिस्टम्स के लिए, अचानक से कुछ हो गया तो कैसे क्या होगा। इसके अलावा ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है ना प्रॉपर कि जो है वो डील कर सके साइबर रिलेटेड इंसिडेंट से। इसके अलावा उन तरीकों का भी यहाँ पे डिस्क्राइब करना कि किस तरह से हम मिलजुल के है ना मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रॉड बेस्ड अप्रोच लेंगे ताकि फटाफट से पता लगाए, आइडेंटिफाई करें और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें। इसके अलावा डिफाइन करना क्विक रिस्पॉन्स रेमेडियल एक्शंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तुरंत तुरंत आपने जो है काम करा ताकि आप रिकवर कर सको इस जो भी मैलिशियस साइबर रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं जो हमारे क्रिटिकल बिजनेस फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं, उनसे कैसे तुरंत बाहर आओ। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बताना चाहती हूँ, दैट इज नेशनल टेलीकॉम सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, ये कहलाएगा अपना NTSP। क्लियर है दोस्तों? इसको बनाया गया था इस उम्मीद से, इस नजरिए से कि हम सिक्योरिटी फीचर्स को अपने सिस्टम के अंदर बिल्ड करेंगे, सर्विसेज को करेंगे, टेक्नोलॉजीज को करेंगे, इक्विपमेंट को करेंगे, डिवाइसेस को करेंगे, सॉफ्टवेयर को करेंगे, रादर देन बीइंग अ एड ऑन फीचर। सिर्फ एड ऑन फीचर के तौर पे नहीं, बल्कि हम और सारी चीजें इसमें करेंगे। ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पॉलिसी थी जो इश्यूज जो भी जरूरत थी ना सिक्योरिटी एजेंसीज को, जो भी दिक्कतें आ रही थी उन इश्यूज से डील करने के लिए और टेलीकॉम नेटवर्क को देश में सिक्योर करने के लिए इसको बनाया गया था। ये डील करती थी मेनली 4 ब्रॉड इश्यूज से। कम्युनिकेशन टू असिस्टेंट सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन टू सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन असिस्टेंस टू सिक्योरिटी एजेंसीज, प्रॉपर आपको जो है सिक्योरिटी एजेंसीज को प्रॉपर इंफॉर्मेशन टाइम से मिल जाए। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, अब जो ये जा रहा है कम्युनिकेशन जो भी हो रहा है बीच में इधर से उधर इंफॉर्मेशन जा रही है, जो भी जो है डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इसकी प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये ना बीच में कहीं ब्रीच हो। इंफॉर्मेशन एंड डेटा, इसके अलावा सिक्योरिटी टेलीकॉम नेटवर्क की और डिजास्टर मैनेजमेंट की। इसके अलावा NTSP पुट्स एम्फेसिस ऑन इंडिजिनाइजेशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेलीकॉम इक्विपमेंट, ताकि ये जो है सो दैट दे कुड बी प्रोड्यूस्ड इंस्टॉल इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट विद ऑल चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, तो भाई सब देख समझ के चीजें हो जाए। चलो आओ अब लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और समझदार लोगों के लिए बहुत समझना जरूरी है। दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में, जिसे 2008 में अमेंड करा गया था, कुछ इसमें संशोधन लाए गए थे। दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 का था, इसके अंदर कुछ 94 सेक्शंस हैं जिनको कुछ 13 चैप्टर्स के अंदर सेग्रीगेट करा गया है। एक्ट को 2008 में अमेंड करा गया एंड अब इसके अंदर आज के टाइम पे 124 सेक्शंस हैं। और कुछ फीचर्स इसके बताऊं तो सबसे पहला फीचर तो यही है कि एक्ट एक लीगल रिकॉग्निशन देता है ई कॉमर्स को, विच फैसिलिटेट कमर्शियल ई ट्रांजेक्शन। दूसरी बात करें कि रिकॉग्नाइज करता है रिकॉर्ड्स को जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं, लाइक कोई भी दूसरे डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की तरह। इस तरीके से ये क्या लेकर आता है, इस तरीके से दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है उसे सामने रखता है पेपर ट्रांजैक्शन की तरह ही एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में। ठीक है, तीसरी बात कि एक्ट ये भी कहता है कि लीगल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए डिजिटल सिग्नेचर को। ठीक है, डिजिटली आप भी अब आज के टाइम पे सिग्नेचर करने लगे होंगे ना, ये वैसे ही जैसे हम नॉर्मल साइन कर देते हैं ना, तो ऐसे डिजिटल जो सिग्नेचर हम लोग करते हैं ऑनलाइन उसी पेपर पे कर दिया, बहुत सारे तरीके हैं, तो उसको भी जो है यहाँ पे डिजिटल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। अब आजकल तो बहुत सारे तरीके और भी आ गए हैं डिजिटली रिकॉग्नाइज करने में, आपने देखा होगा वो कहते हैं कि भाई आप OTP बता दीजिए डिजिटली साइन करने के लिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। खैर, तो लीगल रिकॉग्निशन की डिमांड करता है। चौथी बात कि साइबर लॉ एपलेटेड ट्रिब्यूनल हो, है ना, सेटअप हैज बीन सेटअप, ताकि क्या हो कि यहाँ पे जो भी अपील्स होती हैं अगेंस्ट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज वो सारी के सारे यहाँ पे सुनी जाए। ठीक है, पांचवी बात ये कहता है कि जो प्रोविजंस है IT एक्ट की, इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन ना हो, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, पावर ऑफ अटॉर्नी ना हो, ट्रस्ट विल या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कन्वीनियंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ना हो। ठीक है ना, इसके साथ साथ छठी बात ये कहता है कि भाई इस या एक्ट अप्लाई करता है किसी भी साइबर ऑफेंस में या कॉन्ट्रावेंशन में जो कि भारत के बाहर हुआ है, इंडिया के बाहर हुआ है, आउटसाइड इंडिया, बाय अ पर्सन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये सब पे अप्लाई होता है, ये बात को याद रखिएगा, चाहे आप किसी भी देश के हो इससे मतलब नहीं है। और ये जो है अगर कोई भी जुर्म इंडिया के बाहर होता है तो ये अप्लाई होता है वहां पे। ठीक है, क्या अगर कोई भी साइबर ऑफेंस या कॉन्ट्रावेंशन होता है। अच्छा, 7th इसके अंदर बात आती है कि एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 90
जो एक्ट का है वो कहता है कि राज्य की सरकार स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी ऑफिशियल गैजेट में रूल्स बना सकती है जो कि कैरी आउट करेंगी इस प्रोविजंस को एक्ट की। और आठवीं और आखिरी बात कि जो भी इसको इस एक्ट को पास करने के बाद सेबी ने ये अनाउंस करा था कि जो सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होती है इंटरनेट पे, ये इंडिया में वैलिड होगा। बट शुरुआत में यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन तो थी नहीं कि किस तरह से सीक्रेसी रखेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे एंड नेट ट्रेडिंग की। तो ये जो लग हुआ था ना, इसे रिमूव कर दिया गया था आईडी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के माध्यम से। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कुछ ऑफेंसेस के बारे में जो कि आईटी एक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, देखिए सेक्शन नंबर 65 जो है वो कहता है टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। इसको समझिए, जो बंदा सोच समझ के जानकारी में अपनी चुराने की, डिस्ट्रॉय करने की, खत्म करने की या कुछ बदलाव ऑल्टर करने की कोशिश करता है किसी भी कंप्यूटर सोर्स कोड को, है ना, यूज फॉर अ कंप्यूटर, या कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कुछ यूज हो रहा हो या कंप्यूटर सिस्टम में यूज हो रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क में यूज हो रहा है, जब व्हेन द सोर्स कोड इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट और मेंटेन्ड बाय द लॉ शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years और विद द फाइन एक्सटेंड अप टू 2 लाख और बोथ। मतलब सीधी बात यह है कि अगर भाई कोई सोर्स कोड को, सिस्टम को या किसी भी ऐसी चीज को, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क को लॉ ने प्रोटेक्ट करा है कि आप इसको जो है, कुछ ही लोग हैं मतलब, या कुछ ही जो अथॉरिटी जिनको है सिर्फ वही छू सकते हैं, बाकी सब नहीं कर सकते, और अगर कोई दूसरा बंदा ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर सीधी बात है कि जो है कुछ अगर वो इन्फॉर्मेशन को बदलाव करने की, ऑल्टर करने की, है ना, कुछ भी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो उसको जेल हो सकती है 3 साल तक की, या 2 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है, या दोनों चीजें देनी पड़ सकती हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है सेक्शन नंबर 66 हैकिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम। इसमें यह है कि जो भी बंदा, इसका इंटेंशन हो कि हम जानबूझ के किसी तरह से कुछ गलत काम करना चाहते हैं, डैमेज करना चाहते हैं पब्लिक को या किसी भी पर्सन को, जो डिस्ट्रॉय करता है, डिलीट करता है या ऑल्टर करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर है, या उसकी वैल्यू को कम करने की कोशिश करता है या अफेक्ट करता है उसको किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से, तो ये कमिट करता है हैकिंग वगैरह। और है ना, तो मतलब अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी काम कर रहा है तो इसका मतलब वो हैकिंग कर रहा है। दूसरी बात कि जो भी हैकिंग करता है इसको यहाँ पे जेल हो सकती है 3 साल तक की, या फाइन लग सकता है 2 लाख रुपए तक का, या दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तीसरी बात आती है सेक्शन नंबर 66A। इसमें कहता है कि सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एक्सेट्रा। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था, वाइड अमेंडमेंट इसमें आई थी 2008 में। अभी समझिए, इसमें कहने का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो भेजता है कंप्यूटर रिसोर्स के माध्यम से या कंप्यूटर डिवाइस के माध्यम से, ठीक है, किसी भी माध्यम से कोई भी चीज भेज रहा है, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि ऑफेंसिव है, ठीक है ना, खराब है, या कुछ दंगा फसाद, किसी भी तरह की दिक्कत पैदा कर सकती है, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो वो जानता है कि गलत है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, बट सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए, इनकन्वीनियंस कॉज करने के लिए, खतरे के लिए, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी या क्रिमिनल जो है माइंडसेट से या नफरत के भाव से, इलविल से, अगर ऐसा कुछ ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स का यूज करता है, कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज करता है ऐसी इंफॉर्मेशन को भेजने में, या फिर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज भेजा गया हो जिससे कोई दिक्कत हो, अनायंस हो या इनकन्वीनियंस हो, या कुछ गलत हो रहा हो, या मिसलीड करे सामने वाले को, ठीक है, अबाउट ऐसा कोई भी जो मैसेजेस हैं ये पनिशेबल होंगे। इसमें जेल हो सकती है एक पर्टिकुलर टर्म तक की, जो कि 3 साल तक हो सकता है, या इस पे फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ये बात समझे। अच्छा, सेक्शन नंबर 66A के ऊपर आईटी एक्ट के देखें, है ना, देखिए अबव 66A ऑफ द आईटी एक्ट हैज बीन रिपील्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। अभी देखिए इसको चीजें जो है वो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रिपील कर दिया, जैसे कि 66B हुआ करता था, ठीक है, अभी समझ लीजिएगा, अबव 66A ऑफ द आईटी एक्ट हैज बीन रिपील्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अभी यह समझिए क्या है क्या नहीं है। जिसमें क्या है, 66B की बात करें तो डिसऑनेस्टी, रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स या कम्युनिकेशन डिवाइस, जिसमें जेल थी 3 साल की या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना था। इसके बाद 66C था, इसमें थेफ्ट का आइडेंटिफिकेशन होना, तो उसमें भी 3 साल तक की जेल, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना था। फिर 66D था, इसमें अगर आप कुछ और बन के कंप्यूटर रिसोर्स का यूज करके किसी को बेवकूफ बनाते हो तो सेम जुर्माना वगैरह था। फिर ई था, जिसमें प्राइवेसी का वायलेशन, इसमें तो 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना था। फिर ऐसे ही 66F था, साइबर टेररिज्म से रिलेटेड,
उसके अलावा 67 था, जिसमें क्या था कि हम अगर पब्लिश या ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी ऑब्ससीन मटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, है ना, तो इसमें तो बहुत ही था, मतलब कोई खराब चीज़ है, गंदी चीज़ है, तो इसमें 5 साल तक की जेल, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना था और 3 लाख रुपए तक की जेल। मतलब शुरुआत में तो ये था कि आपको वही 3 साल तक की जेल, 5 लाख रुपए तक जुर्माना है, लेकिन अगर आप फिर से ये काम करते हो तो वही फिर और मजबूत हो गई थी, 5 साल तक की जेल, 10 लाख रुपए तक जुर्माना। उसके बाद 67 भी ए था, है ना, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मटेरियल जिसमें सेक्सुअली चीजें हैं, या 67 बी जिसमें आप ऐसा कोई पब्लिश या ट्रांसमिट कर रहे हो ऐसे मटेरियल को जो बता दिखाता है बच्चों को इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसमें भी तो बहुत थी भैया, मतलब जेल होगी या तो 7 साल तक की, या आपको फाइन लग सकता है या 10 लाख रुपए तक का। इसके अलावा 67 सी था, है ना, कि अगर आप मान लीजिए बिचौलिया बन रहे हैं या अपने जान समझ के आप कुछ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन को अपने पास छुपा रहे हैं जो गलत है, तो उसमें आपको 3 साल तक की जेल और फाइन था। फिर 68 था, जिसमें अगर आप मान लीजिए डायरेक्शंस जो दिया गया है कंट्रोलर के द्वारा उसके हिसाब से नहीं चल पाए, तो उसमें 2 साल तक की जेल, 1 लाख रुपए तक जुर्माना है। 69 में ये था कि अगर आप एजेंसी को प्रॉपर असेस नहीं कर पाए, रिफर टू द सब सेक्शन 3 इन द रिगार्ड ऑफ इंसेप्शन या मॉनिटरिंग या डिक्रिप्शन के फॉर्म में, किसी भी इंफॉर्मेशन के, किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स के माध्यम से। इसके अलावा 69 ए भी है, जो कहता है कि भाई अगर आप इंटरमीडिएटरी के साथ फेल हो जाते हो कंप्लाई करने में, जो भी डायरेक्शन उन्होंने इशू करे हैं उस हिसाब से नहीं चल पाते हो, तो भी दिक्कत है। फिर 69 बी है ना, इंटरमीडिएटरी जो इंटेंशनली सोच समझ के जानबूझ के कॉन्ट्रावेंट करता है प्रोविजन को सब सेक्शन 2 की, मॉनिटर को रिलेटेड या और चीज़ों से रिलेटेड, उस मतलब डेटा को रिलेटेड, है ना, कोई भी रुकावट बनने की कोशिश, तो उसमें भी जेल है। और सेक्शन नंबर 70 कहता था कि कोई भी इंसान जो सिक्योर करता है एक्सेस या कोशिश करता है सिक्योर करने की एक्सेस को किसी प्रोटेक्टेड सिस्टम की इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 70, उसको जेल हो सकती है या फिर डिस्क्रिप्शन हो सकता है अप टू द 10 ईयर्स और फाइन लगाया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 70 बी भी था, जिसमें इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम टू सर्व एज अ नेशनल एजेंसी रहती ऐसे इंसिडेंट्स के रिस्पॉन्स को लेके, और कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या इंटरमीडिएटरी या डेटा सेंटर वगैरह जो इंफॉर्मेशन वगैरह को नहीं दे पाता उस हिसाब से, जैसे कि आई सर्ट ने कहा है, तो उसको भी जेल हो सकती थी 1 साल की और 1 लाख रुपए तक जुर्माना। फिर सेक्शन 71 कहता था कि अगर आप मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो टू द कंट्रोलर, है ना, टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, है ना, तो भी आप गलत तरीके से बता रहे हो चीजें, तो भी गलत है। फिर 72, है ना, मैं अब एक एक करके ना बहुत सारी जेल वगैरह नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको भी नहीं ऐसे याद रहेगा। 72 था ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी या प्रिवेसी का ब्रीच होना। 72 ए कहता था कि किसी भी इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। 73 कहता था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को गलत तरीके से किसी सर्टेन पर्टिकुलर्स में आप पब्लिश करते हो तो भी जेल है आपको। और 74 कहता है सेक्शन कि पब्लिकेशन या फ्रॉडलेंट पर्पस, ठीक है, फ्रॉड पर्पस के लिए अगर कुछ पब्लिकेशन हो रहा है तो उसमें आपको 2 साल तक की जेल और फाइन लग सकता है 1 लाख रुपए तक का। अभी इतनी बात समझ में आ गई आपको क्या है? चलिए, अब क्या आती है बात, इसके बाद जो एक है, चलिए हम वो बाद में कर लेंगे, छोटे छोटे चैप्टर्स रखते हैं, वैसे भी आई थिंक कि एक पार्ट और लगेगा और अपना ही कंप्लीट हो जाएगा। कैसे लगा तब तक आपको लेक्चर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। इन वीडियोस को फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह सबके, टेलीग्राम वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे हर जगह फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलती है नेक्स्ट वीडियो। बाय।